नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। ये आज का न्यूज़पेपर है, 30 मई का न्यूज़पेपर है ये, 30 मई 2023 ईस्वी। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसमें से पीटी और मेंस, इसमें हमारे जो काम का होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि बीपीएससी को लेकर सबसे अच्छे कंटेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं ऑनलाइन में। अभी तो ऑफलाइन में अपना कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, बार बार बहुत सारे लोग बोलते हैं साउंड को लेकर, साउंड काफ़ी ज़्यादा क्लियर रहता है। मैं हर वीडियो को सुनता हूँ, अपनी तरफ से बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, या इंटरनेट की समस्या हो सकती है। साउंड क्लियर रहता है बार बार। और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि करंट अफेयर कहाँ से पूछता है, कोई दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। देखिए, करंट अफेयर से पूछता है, किसी न्यूज़पेपर पर्टिकुलर को फोकस करके नहीं पूछा जाता है। कभी कभी किसी न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ आया है वो दूसरे में कवर नहीं हुआ तो उससे पूछ लेता है, तो अगली बार ऐसा थोड़ी ना होता है कि इससे नहीं पूछेगा। करंट अफेयर पढ़ने का मतलब होता है कि जो भी समसामयिक घटनाक्रम चल रहा है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर मेंस में पूछता है तो मेंस में आंसर राइटिंग करने योग्य पता होना चाहिए। पीटी में कुछ फैक्ट पूछता है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। कल हमने संसद भवन को डिटेल में एनालिसिस किया था और करंट से जीएस की तरफ हम लोग बढ़े थे, जिसमें मैंने बहुत सारे आर्टिकल आपको इम्पोर्टेंट बताए थे संसद भवन से संबंधित। इसी हिसाब से करंट अफेयर तैयार ही किया जाता है कि करंट में जो टॉपिक चर्चा में है उसका स्टैटिक पोर्शन पढ़ लिया, उससे क्या होता है कि आपका करंट और स्टैटिक दोनों ही तैयार हो जाता है। सवाल का भी पूछने का क्रम इसी प्रकार का है। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर। ये तो राजनीतिक न्यूज़ है, ये तो अपने काम का नहीं है। ये न्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। यहाँ से साइंस टेक में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। क्या है? नेविगेशन प्रणाली को मजबूत करने के लिए NVS-01 जो सैटेलाइट है भारत का, उसको लॉन्च किया गया है। इसरो ने लॉन्च किया है। नेविगेशन प्रणाली से अभी जो 2 दिन पहले ही यूपीएससी का एग्ज़ाम हुआ है पीटी, उसमें भी एक सवाल पूछा गया। क्या सवाल था? उससे सवाल ये पूछा गया कि निम्न में से कौन से ऐसा देश है जिसके पास अपना नेविगेशन प्रणाली उपलब्ध है। और ऑप्शन में कौन कौन सा था? इजराइल था, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कनाडा। बताइए इसमें से किसके पास है नेविगेशन प्रणाली अपना? इसमें से केवल एक ही देश के पास है, वो है जापान के पास। इसके अलावा किस किस के पास नेविगेशन प्रणाली है अभी मैं पूरा ले जाऊंगा। इंडियन नेविगेशन प्रणाली जो है नाविक, वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। और वही आज अपना मुख्य टॉपिक है। एक और आर्टिकल भी डिस्कस करना है अपन लोगों को। तो जो नेविगेशन प्रणाली किस किस के पास है? एक है यूएसए के पास, जो जीपीएस आप लोग यूज करते हैं फ़ोन में, गूगल मैप वगैरह, ये किसका यूज़ कर रहे हैं आप? तो ये अमेरिका का है बनाया हुआ। उसके बाद से रूस के पास भी है नेविगेशन प्रणाली। यूरोपियन यूनियन के पास है जिसका नाम है गैलीलियो। जापान के पास है अपनी नेविगेशन प्रणाली। चीन के पास अपनी नेविगेशन प्रणाली है। और भारत भी अब दुनिया का वो देश है जिसके पास अपनी नेविगेशन प्रणाली है। तो नेविगेशन प्रणाली का मतलब क्या होता है कि मतलब भू अवलोकन के लिए इस सैटेलाइट को इस हिसाब से लगाया जाता है कि पृथ्वी पर हम जिस भी जगह पर जा सकें, नेविगेट करने का हमें वो काम करे। किसी जगह का रियल टाइम भी हमें वो डेटा प्रोवाइड करवा सकता है। दरअसल हमें ज़रूरत क्यों पड़ी थी उसके पीछे छोटी सी कहानी मैं बता देता हूँ। जो कारगिल वॉर हुआ था, आपको पता होगा कारगिल वॉर, उस दौरान क्या हुआ था कि पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिक भारतीय पहाड़ के रेंज में आकर छुप छुप कर बैठ गए थे। तो हम उनको देख नहीं सकते थे नीचे में, उनकी पोजीशन बहुत ही ऊंची थी, हाई थी और अच्छे पोजीशन पर बना रखे थे। तो हमने यूएसए से डेटा मांगा कि आप हमें बताइए देखकर कि किस किस जगह पर वो बैठे हुए हैं, आपके नेविगेशन प्रणाली को हमें उपयोग करने की इजाज़त दीजिए। उन्होंने बोला कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम आपको नहीं उपयोग करने देंगे। उसी के बाद भारत ने डिसाइड किया था कि अपना नेविगेशन प्रणाली तो होना ही चाहिए, और फिर हमने उसको डेवलप किया। क्या नाम है उसका? नाविक नाम है उसका। क्या बोला मैंने? नाविक नाम है अपनी नेविगेशन प्रणाली का। जैसे अमेरिका का क्या नाम है? जीपीएस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम नाम है अमेरिका का। अमेरिका का जो है नेविगेशन प्रणाली वो पूरे विश्व को कवर करता है। भारत का जो नेविगेशन प्रणाली है वो भारत और भारत के अगल बगल के कुछ छोटे मोटे देशों को कवर कर सकता है। मुख्य रूप से भारत पर ही वो कवर कर सकता है। ये रीजनल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीजनल नेविगेशन प्रणाली बोलते हैं। जापान का भी रीजनल नेविगेशन प्रणाली है। ओके। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन सोमवार को इसरो ने सेकेंड जनरेशन नेविगेशन सैटेलाइट NVS-01 किससे संबंधित है? ये यही पूछ लेगा। ये नेविगेशन से संबंधित है, कम्युनिकेशन से संबंधित है, ये भू अवलोकन से संबंधित है, ये नेविगेशन से संबंधित सैटेलाइट है। ओके। और इससे स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली ज़्यादा सटीक हो जाएगी। NVS-01 की लॉन्चिंग नाविक
सर्विस की निरंतरता को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण होगा। नाविक जो काम करना शुरू कर चुका है, इसके सर्विस को और भी ज़्यादा सुटेबल और रिलायबल बनाने के लिए इसको लॉन्च करना वाकई ज़रूरी हो गया था। पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? पहले इसको नाम जाना जाता था IRNNS। ओके, एक सेकंड रुक जाइए, IRNNS। भारत ने 2007 में इसका ऐलान किया था। हालांकि पहले सैटेलाइट 2013 में लॉन्च किया गया था। पहले चरण में 7 सैटेलाइट भेजे गए थे। अब भारत दूसरे चरण की तरफ सेकंड जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। NVS-01 इसी क्रम में पहला सैटेलाइट है। ओके, इसरो के प्रमुख S सोमनाथ ने इसको बधाई दी वगैरह वगैरह। अब हम कहाँ पर चलते हैं? मैं आपको नेविगेशन प्रणाली जो है उसके क्या लाभ हैं यही पूछेगा आपसे एग्जाम्पल में। उसके क्या उपयोग हैं? आपसे मेंस में क्या पूछेगा? उपयोग क्या क्या हो सकते हैं उसके। UPSC ने पूछा 2018 के PT में, UPSC PT 2018 पेपर उठाकर देखिए, आपको मिल जाएगा कि GPS प्रणाली का उपयोग निम्न में से कहाँ कहाँ पर किया जाता है। GPS प्रणाली का उपयोग निम्न में से कहाँ कहाँ पर किया जाता है। 3-4 दिए हुए तो बताना था कि इसमें से किस किस में हम GPS प्रणाली का उपयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह के सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए क्या है न्यूज़ कि भारत अपनी क्षेत्रीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली नाविक भारतीय नक्षत्र में नेविगेशन का विस्तार करने की योजना बना रहा है, ताकि देश की सीमाओं से दूर यात्रा करने वाले नागरिक क्षेत्र और जहाज विमान में इसके उपयोग को बढ़ाया जा सके। हमारे देश के सीमा के बाहर भी जो क्षेत्र है ना, उसको भी हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे वायुयान से लेकर और जो भी कुछ हमारे देश के बाहर की चीज़ें उस पर भी हम रियल टाइम में अपनी जानकारी को रख सकें, नेविगेशन को बढ़ा सकें। परिचय: कुल 8 उपग्रह हैं, लेकिन अभी तक केवल 7 ही सक्रिय हैं। भूस्थिर कक्षा में 3 और भूतुल्यकालिक कक्षा में 4 उपग्रह उपस्थित हैं। इसके नाविक या भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम IRNS को 7 उपग्रह के एक समूह 24x7 पर चलने वाले ग्राउंड स्टेशन के नेटवर्क के साथ डिजाइन किया गया है। ओके, नाविक का पहला उपग्रह IRNSS-1A जुलाई 2013 को लॉन्च किया गया था और 8वां उपग्रह RNSS-1 अप्रैल 2018 में लॉन्च किया गया था। BPSC का अगर सटका थोड़ा सा तो वो इस हिसाब से डेट गंदे तरीके से, PCS वालों को बड़ा ही प्रेम होता है डेट वेट से, तो पूछ सकता है। तारामंडल उपग्रह के 7वें प्रक्षेपण के साथ 2016 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा IRNSS का नाम बदलकर नाविक कर दिया गया था। कब नाम बदला इसका? 2016 में नाम बदला। इसे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा 2020 में हिंद महासागर क्षेत्र में संचालन के लिए वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम के एक भाग के रूप में भी मान्यता दिया गया है। अब क्या है? संभावित उपयोग हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं उसके बारे में बताया हुआ, और यहीं से आपके सवाल बनते हैं मेंस एग्जामिनेशन में कि नेविगेशन प्रणाली के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। स्थलीय, हवाई और समुद्री नेविगेशन। स्थलीय, हवाई और समुद्र, जल, थल, नभ तीनों में नेविगेशन के लिए हम इसको उपयोग कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन में उपयोग कर सकते हैं। वाहन ट्रैकिंग और बेड़ा प्रबंधन, विशेषकर खनन व परिवहन क्षेत्र के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। अगला क्या है? मोबाइल फ़ोन के साथ एकीकरण करके इसका उपयोग हो सकता है। सटीक समय, ATM और पावर ग्रिड के लिए इसका उपयोग हो सकता है। मानचित्रण और जियोडेटिक डेटा कैप्चर के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ज़मीन से जुड़ी हुई जानकारी और मानचित्रण के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ओके, देखिए किस तरह से लगा होगा। और ये जो 4 सैटेलाइट आपको दिख रहा है, एक कौन कौन से दिख रहे हैं? ये लाल वाले जो दिख रहे हैं ये किस में है? ये जियो सिंक्रोनस में है। और ये जो दिख रहा है ब्लैक वाला, ये जियो अर्थ ऑर्बिट में है। ओके, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में है ये। अगले पर चलते हैं। महत्व क्या है? यह 2 सेवाओं के लिए वास्तविक समय की जानकारी देता है, अर्थात नागरिक उपयोग के लिए मानक स्थिति सेवा, और जिसे सेना के लिए अधिकृत एनक्रिप्ट की जाने वाली प्रतिबंधित सेवा का संचालन करता है। एक सेना के लिए और एक नाविक के लिए, एक नागरिक के लिए। एक सामरिक रूप से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो एनक्रिप्टेड होगा, वो सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा, और एक हम सामान्य नागरिकों के लिए उपयोग में इसको ला सकते हैं। भारत उन 5 देशों में से एक बन गया जिसके पास अपना नेविगेशन सिस्टम है, इसलिए नेविगेशन उद्देश्यों के लिए अन्य देशों पर भारत की निर्भरता कम हो जाती है। यह भारत वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति में मदद करेगा। यह देश की संप्रभुता और सामरिक आवश्यकताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। अप्रैल 2019 में सरकार ने निर्भया मामले के फैसले के अनुसार देश के सभी वाणिज्यिक वाहनों के लिए नाविक आधारित वाहन ट्रैकर्स को अनिवार्य कर दिया कि वाहन में आपको ट्रैकिंग वाला लगाना होगा। अगर आपने कैब वगैरह की सर्विस ली होगी तो बहुत सारे कैब में
पैनिक बटन लगा होता है, उसको जैसे ही आप पुश करते हैं तो क्या होता है, उस गाड़ी का लोकेशन चला जाता है अथॉरिटी के पास और उस गाड़ी को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने नाविक का समर्थन करने वाले मोबाइल चिपसेट का अनावरण कर दिया है। अभी जो मोबाइल में चिपसेट होते हैं मैक्सिमम वो किसका समर्थन करते हैं, जीपीएस प्रणाली का समर्थन करते हैं। लेकिन क्वालकॉम जो है ये क्या बनाती है, ये चिप बनाती है, माइक्रो प्रोसेसर मुख्य रूप से बनाती है। और इसने क्या बोला है कि नाविक को सपोर्ट करने वाला माइक्रो प्रोसेसर अब हम डिजाइन करेंगे। ओके, इसके अलावा व्यापक कवरेज के साथ परियोजना के भविष्य के उपयोग में से एक में सार्क देशों के साथ परियोजना को साझा करना शामिल है। सार्क के जो देश हैं हम उनको भी नाविक में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली को एकीकृत करने में मदद मिलेगी तथा इस क्षेत्र के देशों के प्रति भारत की ओर से कूटनीतिक सद्भावना का संकेत भी मिलता है। नाविक क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं, और एक आपको बेसिक जानकारी तो मिल गया होगा इंडियन नेविगेशन सिस्टम का। दुनिया में जो अलग अलग नेविगेशन सिस्टम किस किस के पास है मैंने ये भी बताया है। उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। पीटी और मेंस में इसी से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। वो आपसे काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जाकर नहीं जानेंगे, वो आपसे पूछेंगे कि बेटा ये बताओ कि नेविगेशन प्रणाली जो हम बना रहे हैं इसका क्या उपयोग हो सकता है, इसके लाभ क्या क्या मिल सकते हैं, हमें किन किन क्षेत्रों में हमें लाभ प्राप्त हो सकता है। या तो आपसे ये पूछेगा कि पीटी में कि अच्छा बताओ इनमें से किन किन के पास नेविगेशन प्रणाली है, या ये भी पूछ लेगा किन किन के पास नेविगेशन प्रणाली निम्न में से नहीं है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। हिस्ट्री भी बता दिया कब पहली बार पेपर में था, 2007 में हमने पहली बार इसको लॉन्च करने की शुरू किया, मतलब कोशिश की, प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। 2013 में पहला सैटेलाइट को हमने लॉन्च किया था। आगे बढ़ते हैं, अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगला आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हिस्ट्री का आर्टिकल है वो। ओके, अगले पर चलो। और जीएसएलवी क्या है, आपने पीएसएलवी सुना होगा, जीएसएलवी सुना होगा। ये क्या है, ये लॉन्च व्हीकल है। देखो एक्चुअली में होता क्या है, अभी तक के हिसाब से, आगे भविष्य में इसमें चेंज होगा। एक बार जिस हम व्हीकल से लॉन्च करते हैं ना, व्हीकल होता है ये, रॉकेट में आप जो रॉकेट जानते हो उसको ऊपर में रखा होता है सेटेलाइट, है ना, आपने रॉकेट पढ़ा होगा, साइंस टेक में पढ़ना है रॉकेट। इसके ऊपर में सेटेलाइट रखा होता है, बाकी ये पूरा ये भाग तो जो रहता है ये बेकार हो जाता है एक बार लॉन्च होने के बाद। तो पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ओके, पीएसएलवी का मतलब पता चल गया। इसी प्रकार से जीएसएलवी एक लॉन्च व्हीकल है जिसमें क्या करते हैं हम, जिसके ऊपर में ये जो आपको दिख रहा है इसमें हम क्या रखते हैं, इसमें हम सेटेलाइट को रख देते हैं, इसको लॉन्च कर देते हैं, ये अपने ऑर्बिट में जाकर उस सेटेलाइट को वहाँ पर छोड़ देता है और बाकी का हिस्सा जो होता है वो गिर जाता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, ये पता चल गया ना। लॉन्च व्हीकल होते हैं, अलग अलग व्हीकल है। आने वाले समय में इसरो और बाकी दुनिया के जितने भी अलग अलग स्पेस एजेंसियां हैं वो क्या कोशिश कर रही हैं कि इसको रीयूज किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संसाधन बर्बाद होते हैं इसमें। इसको रीयूज करने के लिए हम बना रहे हैं कि वहाँ पर सेटेलाइट छोड़ के ये वापस आ जाए धरती पर। ये चीज़ क्लियर हो गया। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। इतिहास में गुम गौरवशाली चोल साम्राज्य। देखो न्यूज़ के अलावा एक थोड़ा सा बता देता हूँ, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का तमिलनाडु में बेस नहीं है, तो सेंगोल और बाकी चीज़ों तमिल इतिहास के जरिए तमिलनाडु में उनका अपना पॉलिटिकल कुछ लक्ष्य है, हमें उस पर नहीं जाना है। बाकी हमें चर्चा में जो चीज़ है उसको ज़रूर कवर करना है। जैसे चोल साम्राज्य बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। एक तो मूवी बनी है PS1 और PS2, नहीं देखा है तो देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है, ऑसम है, मतलब मैंने भी नहीं देखा, दूसरा पार्ट देखना है। उसके बाद से सेंगोल के कारण चर्चा में है। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने चोल साम्राज्य की जो नौसेना है उससे जुड़े हुए चर्चा की थी कि चोल साम्राज्य की नौसेना का बहुत ही बड़ा बेड़ा था। इतना बड़ा बेड़ा था कि बंगाल की खाड़ी को इन्होंने अपना झील बना लिया था कि हमारा झील है ये, इतना बड़ा प्रभुत्व था इनका। उसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं आज। और नटराज की मूर्ति आपने देखा होगा। चोल साम्राज्य न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी बहुत ही बड़ा उन्नत काल रहा है इतिहास का। हमारे टेक्स्ट बुक में, बिहार बोर्ड की मैं बात अगर करूं, मैं तो बिहार बोर्ड से ही पढ़ा हुआ हूं, हम लोग टेक्स्ट बुक में चोल साम्राज्य की कहीं पर कोई चर्चा नहीं थी। जब अच्छा खासा पढ़ना शुरू किया तब पता चला कि चोल साम्राज्य नाम का कोई चिड़िया था, नहीं तो नहीं था। तो यही ये बता रहे हैं कि इतिहास में गुम गौरवशाली चोल साम्राज्य, उसी की बातें कर रहे हैं। चोल साम्राज्य 2 बार आपको देखने को मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? एक प्राचीन चोल हैं जिसके विषय में बहुत कम जानकारी है। कौन से? आपने देखा होगा कि मौर्य साम्राज्य जब था तो मौर्यों की अंतिम सीमा मैसूर के आसपास मानी जाती, कर्नाटक में, यानी कि तमिलनाडु
और जो बाकी का हिस्सा था दक्षिण भारत का, ये स्वतंत्र थे उस समय। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा कहानी के रूप में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे मान लीजिए पीटी में पूछ लेगा कि भारत के कन्याकुमारी के पास या भारत में केरल राज्य में सुदूर में अशोक के अभिलेख पाए गए हैं, तो इस तरह की चीज़ें आप बता सकते हैं एलिमिनेट करके, वहाँ तो साम्राज्य था ही नहीं तो कैसे पाया जा सकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो उस समय भी मौर्यों का जब साम्राज्य था पूरे उत्तर भारत पर, तो आप क्या बात देखते हैं कि मौर्यों के अभिलेख में जिक्र किया गया है चोल चेर पांडे का। तो वो कौन से हैं? तो वो प्राचीन चोल हैं। फिर ये विलुप्त हो जाते हैं इतिहास में, फिर इनका कोई नामो निशान नहीं रहता। फिर जब पल्लवों का पतन होता है, पल्लव शासक का नाम सुना होगा मामल्ल का, मामल्लपुरम जिसने बसाया था, जहाँ पर सोर टेम्पल है ना, रथ मंदिर वगैरह सब है। तो वैसी मामल्ला पल्लव के जब पल्लव का डिक्लाइन हो जाता है, उसके बाद किसका इंक्लाइन होता है फिर से? तो चोल साम्राज्य फिर से स्थापित होता है विजयालय के द्वारा। इसका ध्यान में रखेंगे आप। ओके, तो ये कौन से हैं? ये हैं आपके 1000 ईस्वी के आसपास चोल साम्राज्य। अब वो प्राचीन चोल साम्राज्य हैं जो मौर्यों के समय में आपको देखने को मिलते हैं। उनके विषय हमारे पास जानकारी बहुत ही कम है, सीमित जानकारी है हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं। जब भारत में महमूद गजनवी का आक्रमण हो रहा था उत्तर की तरफ से, इस तरफ से महमूद गजनवी का आक्रमण हो रहा था भारत में, उस समय से भारत का जो महत्वाकांक्षी शासक थे चोल साम्राज्य के, वो दक्षिण पूर्वी एशिया, सिंगापुर, मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया, इन सब पर आक्रमण करके पूरा पूरा श्रीलंका कब्जा के रखे हुए थे। तो एक ही समय में ये भारत में दोनों घटनाएं घटित हो रही थी। कई बार आपसे सवाल घुमाकर पूछ लेगा कि ये बताइए कि ये दोनों समकालीन हैं कि नहीं है। तो दोनों का जब भी पढ़िएगा तो थोड़ा सा ईयर को ध्यान में रखकर पढ़िएगा। 1000 ईस्वी के आसपास दोनों ही भारत में दोनों घटनाएं हो रही है, उत्तर में भी दक्षिण में भी। उत्तर में आक्रमण हो रहे हैं, दक्षिण से आक्रमण हो रहे हैं। ओके, पढ़ते अब थोड़ा सा इसको कि संसद के नए भवन वगैरह सब ये सब है, बातचीत इन्होंने किया है। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले 300 ईसा पूर्व में चोल राजवंश की स्थापना हुई थी। ये पूरा प्राचीन चोल की बात कर रहे हैं, जिसका प्रभाव 9वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहा। अशोक के शिलालेख, पाणिनि के अष्टाध्यायी, देखिए कहाँ कहाँ पर जिक्र है। कात्यायन द्वारा रचित वर्तिक, संगम साहित्य पता होगा, तीन संगम मिलते हैं। पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम। संगम क्या है? दक्षिण भारत के तमिल कवियों का, मुख्य रूप से कवियों का सम्मेलन होता था, जिसमें तरह तरह की रचनाएं की गई थी। जैसे शिल्पाधिकारम का नाम आपने सुना होगा। शिल्पाधिकारम दक्षिण भारत के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है, तमिल महाकाव्य में से। मन्नी मेखले का नाम सुना होगा आपने। ये सब क्या है? ये सब संगमकालीन ग्रंथ ही हैं। संगम में ही कवियों द्वारा रचे गए ग्रंथ हैं अलग अलग। ओके, संगम की बात की है इन्होंने। पाणिनि अष्टाध्यायी, कात्यायन, संगम साहित्य, बौद्ध ग्रंथ, महावंश, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाषा के अनेक अभिलेखों, उस दौर के सिक्कों, विदेशी विवरण, अनेक स्रोतों से चोलों के गौरवशाली इतिहास के प्रमाणिक जानकारी हमें मिलती है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। 9वीं सदी के मध्य से विजयालय के शासनकाल में चोलों का पुनरुत्थान हुआ। विजयालय के वंश परंपरा में लगभग 20 राजा हुए हैं, जिसमें से कुल मिलाकर लगभग 450 से भी अधिक वर्षों तक शासन किया है। 450 से अधिक वर्षों तक शासन किया है। इसमें आदित्य प्रथम और बाकी सारे राजाओं के नाम लिखे हैं। राजराज प्रथम 985 से 1014 एवं राजेंद्र प्रथम 1014 से 1044 है। चोल राजवंश के सबसे प्रतापी और पराक्रमी राजा थे राजेंद्र चोल। राजराज प्रथम का पुत्र कौन थे? तो राजेंद्र चोल थे। राजेंद्र चोल कौन है? तो ये राजेंद्र चोल जो हैं, इन्होंने पाल शासक से गंगा जल मांगा कि हमें गंगा जल दे दो, हमें अपना काम करवाना है, हम गंगई कोंड चोलपुरम बसाने वाले हैं, एक नगर बसाने वाले हैं, हमें उसके लिए चाहिए। गंगा तो पवित्र है, दक्षिण भारत हो या उत्तर भारत, सभी लोगों के लिए गंगा पवित्र है। लेकिन पाल शासक ने देने से मना कर दिया। तो राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया, पूर्वी घाट होते हुए पूरे पाल साम्राज्य पर आक्रमण किया, और न सिर्फ आक्रमण किया बल्कि लगभग में इनको शून्य कर दिया, विहीन कर दिया इनको, और गंगा जल ले गए यहाँ से। और कौन सा नगरी बसाया? गंगई कोंड चोलपुरम। ओके, ये चीज़ ध्यान रहेगा। और मंदिर बनवाया था गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर। 2 मंदिर फेमस हैं, एक है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर और एक है गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर। दोनों द्रविड़ शैली के मंदिर का सर्वश्रेष्ठ नमूनों में से एक है। द्रविड़ शैली का मूल रूप से उत्थान किसके समय में होता है? तो चोलों के समय में ही द्रविड़ शैली का उत्थान होता है। ओके, राजराज प्रथम ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? तो उन्होंने करवाया था बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर ये शिव भगवान के, एक्चुअली में चोल साम्राज्य पूरा शैव संप्रदाय से जुड़ा हुआ साम्राज्य था। शैव धर्म और शैविज्म को खूब बढ़ावा दिया था इन लोगों ने।
राजेंद्र प्रथम चोल राजवंश के सबसे प्रतापी शासक थे। इनके शासनकाल में चोल साम्राज्य का प्रभाव विस्तार दक्षिण के तमिलनाडु से, अब जरा सुनिएगा ध्यान से क्योंकि यहाँ से सवाल पूछ सकता है कहाँ कहाँ तक इनका विस्तार था। तमिलनाडु, आंध्र, केरल, कर्नाटक से लेकर आज के श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा, वियतनाम, थाईलैंड, मालदीव, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया आदि तक फैला हुआ था। कोई अंत है? पूरा दक्षिण पूर्वी एशिया, आसियान पूरा इन्होंने कब्जा लिया था। इनकी नौसेना इतनी शक्तिशाली थी कि इन्होंने समस्त बंगाल की खाड़ी पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व इतनी विकसित नौसेना चोलों के सामरिक दूरदर्शिता और शक्ति की परिचायक है। अकबर और मुगलों के समय में कभी कोई नौसेना विकसित करने की उन्होंने कोशिश नहीं की। नौसेना अगर उनकी विकसित होती तो ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC कंपनी कभी भारत पर या पुर्तगाली या डच कोई भी प्रभुत्व नहीं जमा सकते थे। जबकि पुर्तगाली जब भारत में आए हैं उसके बाद बाबर भारत में आए हैं। पुर्तगाली 1498 के आसपास 99 में आए हैं और बाबर 1526 में पहला युद्ध होता है पानीपत का। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि दूरदर्शिता का अभाव था कहीं न कहीं इन साम्राज्यों में, जबकि चोलों के पास सबसे विशाल नौसेना उस समय थी। चोलों के विभिन्न अभिलेखों से ज्ञात होता है कि इनका शासन तंत्र सुव्यवस्थित था। एक उत्तर मेरूर अभिलेख का नाम ध्यान में रखेंगे, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में। जो मंत्रियों और राज्याधिकारियों के सलाह से शासन करता था। उनकी नौकरशाही सुसंगठित थी जिसमें अधिकारियों के उच्च पेरुंदनम और निम्न सिरुदनम, ये टर्मिनोलॉजी याद रखने हैं आपको। और यहाँ से सवाल इस बार भी UPSC में ही पूछा गया है और अलग अलग समय में पूछा गया है। चोल साम्राज्य से 2 वर्ग थे। सुशासन की दृष्टि से संपूर्ण राज्य को अनेक मंडलों में विभाजित किया गया था। राज्य को किस में? राज्य के आगे क्या आ गया? मंडल। मंडल को कोट्टम, कोट्टम को वलनाडु, वलनाडु को नाडु। तमिलनाडु जो नाम सुनते हैं तो नाडु का मतलब प्रांत ही होता था छोटा सा। फिर कुर्रम, फिर ग्रामम। ग्राम सबसे छोटी इकाई थी ग्रामम और सबसे बड़ा इकाई क्या था? राज्य। उसके बाद मंडल, फिर कोट्टम, फिर वलनाडु, फिर नाडु, फिर कुर्मम। ओके। नगरम उन स्थानों को सभाएं थी जहां व्यापारी वर्ग प्रमुख था। ग्राम सभाओं को उड़ या सभा कहा जाता था। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। ग्राम सभा चोलों की सबसे आज तक भारत में सबसे उन्नत ग्राम सभा इनकी थी। पता है आपको, इनके ग्राम सभा में मुखिया बनने के लिए लिखित रूप में क्राइटेरिया बनाया हुआ था कि आपके पास इतने रुपए का संपत्ति होना चाहिए, आप पढ़े लिखे होना चाहिए, चतुर्वेदी, चारों वेदों का ज्ञाता और फिलॉसफी दर्शन इनके ज्ञाता होना चाहिए। आपके कोई परिवार में कोई भी भ्रष्ट या दुराचारी वाला प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए। पूरे परिवार में सगे संबंधियों में कोई भी नहीं होना चाहिए। एक बार पद धारण कर लिया तो दूसरी बार आप पद धारण नहीं करेंगे। आप पर कोई भी लांछन लग गया एक बार भी तो आपको पद छोड़ना पड़ जाएगा। ये सब क्या था? ग्राम प्रमुख के पद धारण करने के लिए इतनी सारे क्राइटेरिया को बनाया गया था। ओके, अगला क्या है? इन सभाओं की कार्यकारिणी परिषद का चुनाव निर्धारित अवधि के लिए योग्यता के आधार पर किया जाता था। उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख के अनुसार ग्राम शासन सभा की 5 उप समितियों द्वारा किया जाता था। सभाएं शासन के लिए स्वतंत्र थी तथा उनके कामकाज में राजा का भी हस्तक्षेप नहीं के बराबर होता था। ग्राम स्वतंत्र थे इनके। सभाओं के कार्यों के संचालन के लिए अत्यंत कुशल संविधान के नियमों की दृष्टि संगठित और विकसित समितियों की व्यवस्था थी जिसे वरीयम कहा जाता था। वारियम क्या है? संविधान के नियमों की दृष्टि से संगठित व विकसित समितियों की व्यवस्था थी जिसको क्या कहा जाता था? वरीयम। एक तरह से चोल की शासन व्यवस्था में आज की लोकतांत्रिक व स्थानीय स्वशासन शासन व्यवस्था की प्रारंभिक झलक देखने को मिलते हैं। आज भी तो हमारा ग्राम पंचायत ऐसा ही है कदाचित। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मुखिया बनने के लिए हमने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है। मुझे लगता है पर्सनली, ये मेरे विचार हैं, गलत भी हो सकता हूँ मैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोकल लेवल पर जहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की बात करते हैं आप, स्थानीय सरकार की बात करते हैं, वहाँ कम से कम जो भी जिस भी वर्ग से आप, भले ही आप SC ST को आरक्षण दे दें, जनरल को दें, OBC को दें, महिला को दें, लेकिन उनका कम से कम एक एजुकेशनल बैकग्राउंड, डिग्री ना सही, समझ का ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, आपके पास डिग्री है नहीं, लेकिन योग्यता, समझ की ज़रूर योग्यता होनी चाहिए। समझ परखने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। एवं कोई भी बन जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अधिकांशतः चोल राजा शिव के उपासक थे, परंतु वे भी अन्य हिंदू राजाओं के भांति उदार व सहिष्णु थे। उनके राज्य में जैन, बौद्ध आदि मतावलंबियों को भी समान अधिकार प्राप्त थे। उनके द्वारा बनवाए गए बृहदेश्वर, राजराजेश्वर, गंगईकोंड चोलपुरम आदि मंदिर स्थापत्य और वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। जो बृहदेश्वर का मंदिर है, इसके ऊपर का जो पत्थर है
वो बहुत ही भारी है, 40 टन से भी ज़्यादा का, 40-50 टन, बहुत ही विशाल पत्थर है। उस पत्थर को उस मंदिर के उसमें जोड़ने के लिए किसी सीमेंट वगैरह का उपयोग नहीं किया गया है। पत्थर को पत्थर के ऊपर रख कर जोड़ा गया है पूरा पूरा मंदिर। इस पत्थर को इतना ऊपर बिना क्रेन की मदद से कैसे चढ़ाया गया होगा, सोचिए ज़रा। तो ये मंदिर है, इन्होंने पता है क्या तकनीक अपनाया था? करीब में 20 किलोमीटर लंबा रैंप बनाया था मिट्टी से भर भर के। इस रैंप के जरिए इन्होंने पत्थर को लुढ़का के यहाँ तक ले गए और यहाँ पर जाके मंदिर के ऊपर रख दिया। पता चल रहा है तकनीक। ये किस तकनीक का उदाहरण है? ये सारे मंदिर किस तकनीक के उदाहरण हैं? तो ये हैं आपका किस शैली का? तो ये द्रविड़ शैली के मंदिर का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के मंदिर की और क्या खासियत होती है कि मंदिर जो होते हैं वो 4 दीवारी से घिरे होते हैं। गेट जो होता है मुख्य द्वार, उसको क्या कहा जाता है? गोपुरम कहा जाता है। गोपुरम कहा जाता है उसको। ध्यान, गोपुरम पूछा है एग्जाम, इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ मंदिर होते हैं, मंदिर का विमान पिरामिड नुमा बिल्कुल होते हैं। मंदिर अलंकृत होते हैं, बहुत सारे उस पर छोटे छोटे मूर्तियाँ और वगैरह बनाए रहते हैं। पेंटिंग होता है, 4 दीवारी के अंदर एक तालाब भी उपस्थित रहता है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ये किसका मैं बता रहा हूँ? ये मैं बता रहा हूँ द्रविड़ शैली के मंदिर का उदाहरण। द्रविड़ शैली कहाँ पर मिलता है? मुख्य रूप से आपको कृष्णा नदी के दक्षिण के क्षेत्र में आपको द्रविड़ शैली का उदाहरण मिलता है। ओके, आगे बढ़ते हैं कि अनुपम सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। चोल कांस्य प्रतिमाओं को विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्रतिमाओं से एक माना जाता है। और यही कांस्य की प्रतिमा किनकी है? भगवान नटराज। शिव का जो विध्वंसक स्वरूप है भगवान नटराज जी की मूर्ति, वो चोलों के द्वारा ही कांस्य की प्रतिमा है, कांस्य की प्रतिमा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, तांडव नृत्य मुद्रा में नटराज की मूर्ति उनकी मूर्ति कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। वही तांडव नृत्य कर रहे, विध्वंसक स्वरूप है शिव का। सिंचाई के लिए चोल नरेशों ने अनेक कुएं और तालाब खुदवाए। नदियों के प्रवाह को रोककर पत्थर के बांध से घिरे जलाशय भी उन्होंने बनवाए। इन सब के बाद भी चोल राजवंश के योगदान पर इतिहास की पुस्तकों में हमें नहीं मिलता है, और बहुत सारा कुछ उसके बाद भी लिखा है। हमें मुख्य रूप से चोल के बारे में जानना था। चोल के बारे में डिटेल में हमें पता चल गया। बहुत सारे स्रोत हैं जहाँ से चोलों के बारे में हमने जाना है। बहुत सारे पाणिनि से लेकर लगभग में सारे इतिहास के जो भी पुस्तक हैं उन सब में जिक्र होता है चोलों का। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगली न्यूज़ पर चलें। अगला न्यूज़ जो है वो है ग्रीन बोनस से संबंधित। यहाँ पर भी तो है ही, ये रहा ग्रीन बोनस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहली बात तो ग्रीन बोनस टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा। ग्रीन बोनस किससे संबंधित है? ये है कि मान लीजिए जैसे उत्तराखंड राज्य का इन्होंने भी उदाहरण दिया है। जैसे उत्तराखंड राज्य है, आपको पता है, उत्तराखंड ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, ये राज्य हैं। 2 राज्यों का मैंने उदाहरण लिया, ध्यान से सुनिएगा। इन दोनों राज्यों के पास मान लीजिए 60% इसके पास वन है, 70% इसके पास वन है। दोनों हिली स्टेट हैं, यानी कि पहाड़ी है। दोनों राज्य क्या हैं? पहाड़ी हैं। ग्रीन बोनस में समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा। टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है और मेंस में भी इसको आप उपयोग कर सकते हैं। एक के पास 70% वन है, एक के पास 60% वन है। इन दोनों राज्यों ने बोला कि भाई साहब ऐसा करो, हम लोग भी, आपने क्राइटेरिया क्या रखा है? 33% वन का ना, हम लोग भी 33% वन ही रखते हैं। हम 60% से काट के हम कहाँ पर ले आते हैं? 70% से काट के हम 33% पर ले आते हैं। सबको मंजूर है, कानून का भी उल्लंघन नहीं कर रहे हम तो, क्योंकि 33% ही वन रखना है ना। भारत सरकार ने बोला कि नहीं, ऐसा मत कीजिए। और बहुत सारे उद्योग धंधे जब उत्तराखंड में लगने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में लगने जाते हैं, तो बहुत सारे उद्योग धंधे क्यों नहीं लग पाते हैं? क्योंकि पर्यावरण की मंजूरी वहाँ पर दिया ही नहीं जाता है। अब उद्योग धंधे किसी राज्य में पर्यावरण की मंजूरी के कारण या बहुत सारे पेड़ पौधे कट जाएंगे इसके कारण से वहाँ पर नहीं लग रहा है, तो वो राज्य क्या बोलेगा? ये पेड़ पौधे तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, है ना। तो इस इकोनॉमी के नुकसान को हम भरपाई कैसे करेंगे? तो इन राज्यों ने बोला कि ऐसा करते हैं, आप लोग जो कार्बन का उत्सर्जन करते हो, बाकी राज्य, हमारे पास 60% 70% पेड़ है, आप लोग जो कार्बन का उत्सर्जन करते, फैक्ट्री लगाते हो, सब कुछ लगाते हो, रोज़गार पैदा करते हो, आपकी इकोनॉमी में बूम कर रही है। हमारे यहाँ इकोनॉमी का मुख्य साधन क्या है? पर्यटन है और कृषि है। तो आप ऐसा करो, हमने आपको स्वस्थ हवा प्रोवाइड करवाया है, आप ऐसा करो, मुझे क्या करो, इस पर्यावरण के फैसिलिटी के बदले कुछ रुपया पे कर दो, जिसको इन्होंने नाम दे दिया ग्रीन बोनस। यानी कि हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को दबाकर, तो हमें कुछ न कुछ ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है चीज़ें?
पर्यावरण संरक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड एक बार फिर से केंद्र के समक्ष ग्रीन बोनस का विषय रखा है। उसने केंद्र सरकार को क्या बोला है कि हम पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए, नहीं तो हम भी अपने पेड़ काटते, हम भी इकोनॉमी को बूम कर लेते हैं। यद्यपि उत्तराखंड समेत अन्य हिमालयी राज्य इस मुद्दे पर लगातार आवाज़ उठाते रहे, लेकिन इस दृष्टिकोण से उनकी झोली रीति ही रही है। यह बात अलग है कि एक बार केंद्र से उत्तराखंड को पर्यावरणीय सेवाएं के लिए सहायता मिली थी, लेकिन इससे भी स्पष्ट रूप से ग्रीन बोनस का उल्लेख नहीं था। ग्रीन बोनस शब्द समझ में आ गया कि हमने ग्रीनरी बनाकर रखा है अपनी इकोनॉमी को नुकसान बनाकर, उसके बदले हमें कुछ तो प्राप्त होना चाहिए, तो वही कुछ हमें दे दो। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पर देखिए, विषम परिस्थितियों के बावजूद पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए उत्तराखंड को ग्रीन बोनस दिए जाने की मांग की जा रही है कि भाई साहब ऐसा करो, हमें दो, कुछ तो दो। उन्होंने बोला है कि उत्तराखंड के नीति आयोग की बैठक में यह विषय रखते हुए निकट भविष्य में राज्यों के मध्य संसाधन के आवंटन में वन एवं पारिस्थितिक सेवाओं के मानक बढ़ाने का आग्रह किया गया है। अभी जो यूपीएससी का पीटी हुआ है 2 दिन पहले, उसमें भी पूछा गया था कि वित्त आयोग जो है, वित्त आयोग आर्टिकल बताइए 280 है ना वित्त आयोग, उसके तहत उन्होंने रखा कि वित्त आयोग जो वित्तों का आवंटन करवाने के लिए सिफारिश करती है केंद्र सरकार से, उसके क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं। उसमें क्राइटेरिया वन और परिस्थिति भी शामिल है, लेकिन उसका 15% ही भारांश है कि 15 रुपये आपको ज़्यादा इसके लिए आवंटन हो सकता है 100 रुपये में से। तो इसको इन्होंने बढ़ाने की मांग की है कि इसको बढ़ाइए, हमें इससे फ़ायदा होगा, है ना। नीति क्या बोल रहा हूँ, वित्त आयोग क्या करती है, केंद्र सरकार को सिफारिश करती है कि राज्य सरकारों को कितना पैसा देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए। उसमें वन और पर्यावरण भी एक है कैटेगरी जिसके तहत कुछ पैसों का आवंटन किया जाता है। अगर राज्य वन को लेकर काम कर रहे हैं, पर्यावरण को लेकर काम कर रहे हैं, तो उनको पैसा दिया जाता है, लेकिन उसका भाग कम है, वही उठाने की इन्होंने मांग की है। उन्होंने बोला है कि पारिस्थितिक सेवाओं के मानक बढ़ाने का आग्रह किया, साथ ही जोर दिया कि जब तक यह प्रणाली अस्तित्व में आती है तब तक उत्तराखंड को ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए। समग्र रूप से देखें तो इसके पीछे सरकार की मंशा राज्यवासियों के हितों के साथ ही पर्यावरण संरक्षण की गति को तेज करने की है। सरकारी आंकड़ों पर दृष्टि दोहराएं तो 71.05% पर उत्तराखंड में वन भूमि है, जो सालाना 3 लाख करोड़ रुपए के पर्यावरणीय सेवाएं दे रहा है। 3 लाख करोड़ का आपका पर्यावरण का सेवा दे रहा है एक राज्य, लेकिन उस राज्य को उसके बदले कुछ भी नहीं देते हैं। ये तो अन्याय है। आप इकोनॉमी में बूम कर रहे हैं और आप खर्चा भी नहीं करना चाहते हैं, ये अन्याय है थोड़ा सा। इसमें अकेले वनों की भागीदारी 95,000 करोड़ रुपए की है, वह भी तब जबकि राज्य अनेक कठिनाइयों से जूझ रहा है। वन भूभाग की अधिकता के कारण विभिन्न योजनाओं के लिए वन भूमि लेने में बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। इन्होंने बोला कि बहुत सारे मुश्किलें भी आती हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए इतने सारे क्लॉज ही हैं कि बहुत सारे मुश्किलें आती हैं। इसी के कारण इन्होंने मांग की है कि क्या, कि हमें ग्रीन बोनस मिलना चाहिए। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक पर चले अब हम लोग। ये ग्रीन बोनस तो क्लियर कर ही दिया, यहीं तक था आज का टॉपिक आपका। मुख्य रूप से यही मुख्य टॉपिक थे। ओके, वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। जो मैंने कुछ चोल साम्राज्य संबंधित चीज़ें बताई हैं उस पर भी गौर कीजिएगा और पढ़ते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।